वेलकम बैक टू माई लेक्चर सीरीज। सो कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज मैं आपके लिए जो लेक्चर लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ प्रीवियस ईयर MCQs ऑन जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ओके, सो ये एक्ट मैं आपको करा चुकी हूँ और जिस भी स्टूडेंट ने पहले ये एक्ट नहीं देखा है, इस एक्ट पे वीडियो लेक्चर नहीं देखा है, तो पहले वो जाके वो देख लें। ठीक है, तो उसके बाद ये MCQ सेशन को अटेंड करें, जिससे कि आपका ओवरऑल कंसेप्ट और ओवरऑल टॉपिक ये कंप्लीट हो जाएगा एकदम से। ओके, और साथ में आप खुद भी ये चीज़ एनालाइज करोगे कि जो मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रही हूँ, जो आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर रही हूँ, क्या वो आपके एग्ज़ाम के से रिलेटेड हैं, रेलिवेंट है, कितना उसमें से आपके एग्ज़ाम्स में पूछा गया है और पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप खुद इस वीडियो को देख के एनालाइज करोगे कि जो मैंने आपको लेक्चर प्रोवाइड किया है उसमें आपको कितना बेनिफिट होने वाला है आपके एग्ज़ाम्स में। ओके, और साथ में हम कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी लास्ट में हम देखेंगे। ठीक है, तो आपकी जो प्रिपरेशन है उसको बूस्ट अप करने के लिए मैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हर वीडियो में लाऊंगी। ठीक है, तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आप उसको भी ग्रैस्प कर पाएँ और अपनी तैयारी को और एक स्टेप आगे ले जाएं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम जूनियर सुपरवाइज़र सब ऑडिटर का जो एग्ज़ाम आपका नवंबर 2021 में हुआ था, तो उसके क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। तो वन बाई वन हम देखेंगे कौन कौन से एग्ज़ाम्स में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के मतलब उसमें से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, सो पहले इस पेपर में देख लेते हैं हम कितने क्वेश्चंस आए हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स will come under UT of Ladakh after the Jammu Kashmir Reorganization Act 2019। ठीक है, सबको पता है पहले जम्मू कश्मीर क्या हुआ करता था, एक स्टेट हुआ करता था, मगर बाद में बाइफर्केशन होने के बाद लद्दाख एक अलग से यूटी बन गया और जम्मू कश्मीर एक अलग से यूटी बन गया। ओके, सो आप मुझे बताइए कि लद्दाख यूटी में कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स पड़ती हैं। ठीक है, क्या वो करगिल और लेह डिस्ट्रिक्ट हैं, क्या वो कुलगाम और करगिल हैं, क्या वो रामबन और कुलगाम है, क्या वो कुलगाम और शोपियान हैं। ठीक है, तो ये तो एक छोटे बच्चे को भी पता होगा। ठीक है, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका आंसर सही क्या है। ठीक है, बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, जो भी स्टूडेंट सही आंसर देगा उसको मेरी तरफ से कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलेगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, उसके रिप्लाई में मैं कुछ उसको गिफ्ट प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, सो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। व्हेन वाज द जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019, एक सेकेंड, इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा। ठीक है, तो राज्यसभा में जो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल है वो कब इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, मैंने आपको सब पढ़ाया हुआ है, राज्यसभा में कब इंट्रोड्यूस हुआ था, लोकसभा में कब इंट्रोड्यूस हुआ था, कब प्रेसिडेंट का असेंट मिला था, है ना। तो मैंने पहले बताया भी था आपको कि पहले कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था, राजा के पास होता है, फिर लोगों के पास होता है ना। तो 5 अगस्त को क्या हुआ था, राज्यसभा में बिल इंट्रोड्यूस हुआ था बाय अमित शाह। ठीक है, होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने किया था। और उसके बाद देखिए अदर डेट्स भी हम देख लेते हैं, रिवाइज हो जाएगा हमारा इसका। ठीक है, तो 5 अगस्त को राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था, 6 अगस्त को कहाँ पे, लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था, और 9 अगस्त को कहाँ, 9 अगस्त को क्या हुआ था, प्रेसिडेंट का असेंट मिला था इस बिल को। ओके, इस एक्ट को प्रेसिडेंट का असेंट मिला था। ठीक है, तो इस तरह से कुछ याद रखेंगे हम, ये सारी की सारी डेट्स इंपॉर्टेंट हो जाती है गाइस, क्या पता इनमें से ही कोई क्वेश्चन बन के आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको याद रखना है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ओके, तो इसमें जिस भी मतलब इस एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने कवर कर लिए, 2 ही क्वेश्चन मुझे दिखे इसमें से। तो नेक्स्ट जो हमारा एग्ज़ाम हुआ है जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का, जो दिसंबर 2021 में हुआ है, तो हम वो देख लेते हैं कि इसमें कितने क्वेश्चन आए हैं जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से। ठीक है, तो वो हम डिस्कस करते हैं अभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। Special address by Lieutenant Governor to Legislative Assembly is provided under which section of the Jammu Kashmir Reorganization Act 2019? याद कीजिए, ये मैंने आपको पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था। ठीक है, अब अपने लेक्चर्स को रिवाइज अगर आपने किया होगा, अपने PDF को रिवाइज अगर किया होगा, और अगर आपने खुद के नोट्स बनाए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बनाना, तो मैंने आपको साफ शब्दों में वहाँ पे लिखा है कि सेक्शन 21 के अंडर ये लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली को। ठीक है, तो ये इस एक्ट में लिखा हुआ है अंडर सेक्शन 21। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4।
Without prejudice to subsection 3 of section 14 of Jammu Kashmir Reorganization Act 2019, the number of seats in the Legislative Assembly of the UT of Jammu Kashmir shall be increased from 107 to डैश, ठीक है। तो क्या मैंने ये एज सच ही आपको सेक्शन पढ़ाई है कि नहीं पढ़ाई है, ठीक है। तो 107 से कितनी सीट्स इंक्रीज होने की बात की गई थी, क्या वो 121 था, क्या वो 120 था, 110 था या 114 था, ठीक है। तो आप सबको पता है कि इसका सही आंसर क्या है, 114, ठीक है। क्या है इसका सही आंसर, 107 से 114 सीट्स इंक्रीज हो जाएंगी, ये इसमें प्रोविजन था। ओके, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है यहाँ पे, एक सेकेंड रुकिएगा, चलिए। So question number 5 says that according to Jammu Kashmir Reorganization Act 2019, the Lieutenant Governor of Jammu Kashmir must act on the recommendation of advisory committee within डैश डेज, ठीक है। तो ये मैंने आपको चीज़ नहीं कराई थी, मैंने आपको पहले ही बोला है, जो मेरे से स्किप हो जाएगा, जो पॉइंट मैं कवर नहीं कर पाऊंगी उसको मैं MCQ सेशन में कवर कर दूंगी, ठीक है। तो ये पॉइंट हमसे रह गया है, मुझे लगा कि इतनी सारी जो एडवाइजरी कमेटी है उसमें से पूछा नहीं जाएगा, मगर मैं यहाँ से स्किप कर गई ये चीज़। तो आपको याद रखना है, इसका करेक्ट आंसर है 30 डेज। ओके, तो ये आपको एज सच ही नोट करना है। देखिए मैं आपके लिए सेक्शन भी आगे लेके आई हूँ, ठीक है। तो कोई भी अगर एग्जामिनर इस सेक्शन को उठा रहा है तो हम इसको थॉरोली स्टडी करेंगे, बिकॉज आगे भी इसमें से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है, ठीक है। तो जो स्किप होगा वो मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, जो भी लेक्चर्स लाऊंगी वो मैं आपको करा के जाऊँगी, ठीक है। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होगा जो मुझे लगेगा इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए और मैं आपको ना कराऊँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पार्ट 12, ठीक है। तो ये कहाँ पे दिया हुआ है, पहले तो आपको ये याद रखना है कि पार्ट 12 में है क्या, ठीक है। पार्ट 12 में जो भी डेफिनेशंस है ना, जो उसका नाम है वो तो आपको एज सच याद ही करना है, ठीक है। तो पार्ट 12 में दिया हुआ है प्रोविजन एज टू सर्टन कॉर्पोरेशंस, ठीक है। आपको बस इतना याद रखना है कि जो प्रोविजंस रिलेटेड टू कॉर्पोरेशन और एनी अदर मैटर वो कौन से पार्ट में दिया हुआ है, पार्ट 12 में दिया हुआ है। कौन से पार्ट में दिया हुआ है, पार्ट 12 में दिया हुआ है। ओके, अब हम इस सेक्शन को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। प्लीज़ आप अपने नोट्स में इसको ऐड ऑन कर लीजिएगा, PDF तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगी। ओके, सो सेक्शन 85 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है एडवाइजरी कमेटी, ठीक है। तो ऐसे पूछ सकते हैं कि एडवाइजरी कमेटी कौन से सेक्शन में दिया हुआ है, तो आपका आंसर क्या होगा, हाँ बिल्कुल सही, आपका जो आंसर होगा वो होगा सेक्शन 85। ओके, सो सेक्शन 85 में क्या दिया हुआ है आराम से पढ़ेंगे, परेशान नहीं होना कि मैम इसको भी नहीं, आपको इसका क्रक्स ले लेना है कि इसमें है क्या। ओके, बहुत सिंपल है ये, देखिए मेरे साथ पढ़िए आप। द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, ये देखो ये सेक्शन है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, जब ये ऐसे लिखा हो तो इसको बोलते हैं सब सेक्शन और इसको बोलते हैं क्लॉज। ओके, सो सेक्शन 85 के अंडर जो सब सेक्शन 1 बोलता है वो क्या बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर एस्टेब्लिश 1 or more एडवाइजरी कमेटीज विद इन ए पीरियड ऑफ 90 days फ्रॉम द अपॉइंटेड डे फॉर द पर्पस ऑफ, ठीक है। तो वेरियस पर्पस दिए हुए हैं यहाँ पे। बेसिकली हुआ क्या था गाइस, देखो पहले तो जम्मू कश्मीर स्टेट था, है ना, सबको पता है, मगर उसके बाद क्या हुआ, UT जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्या हो गए, अलग अलग हो गए, ठीक है। अब क्या था, पहले जम्मू कश्मीर पूरी स्टेट्स के लिए जो भी हमारी कंपनीज थी, जो भी कॉरपोरेशंस थी या जो भी डिपार्टमेंट्स थे, पहले तो वो सेम शेयर करते थे, मतलब सेम ही चीज़ें थी उनके लिए। मगर जब वो UT अलग अलग हो गए, ठीक है, जब बंटवारा हो गया तो क्या होता है, बंटवारा हो गया तो चीज़ें बढ़ती है ना फिर, ठीक है, चाहे वो एसेट्स हो, लाइबिलिटीज़ हो, तो सब इक्वल में डिवाइड होगा उन दोनों के बीच में। तो उसी को रिलेटेड, उसी को करने के लिए विद इन द 90 days, ठीक है, जब वो ये बाइफिकेशन हुआ कि गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर दिया कि 90 days के अंदर अंदर आपको ऐसी कमेटीज बनानी है, ठीक है, वेरियस प्रोविजंस के लिए। अभी हम देख लेते हैं कौन कौन से प्रोविजन के लिए, कौन कौन सी इश्यूज़ के लिए ये कमेटी बनाने को बोला था, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, हम पढ़ेंगे 1 by 1। पहले बोला गया था कि अपोर्शनमेंट ऑफ एसेट्स, राइट्स, लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनीज एंड कॉर्पोरेशन कंस्टिट्यूटेड फॉर द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर बिटवीन UT ऑफ जम्मू कश्मीर एंड UT ऑफ लद्दाख, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर थी, पहले जो जम्मू कश्मीर की स्टेट थी उसमें जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ उनकी थी, अब वो इक्वल हिस्से में दोनों UTs में डिवाइड हो जाएंगी। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे आता है कमेटी और किसके रिलेटेड बन सकती है, सो इश्यूज रिलेटेड टू कंटिन्यूएंस of arrangement in regard to generation and supply of
सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एंड सप्लाई ऑफ वाटर, ठीक है। इसके रिलेटेड भी जो इश्यूज हैं, इनके रिलेटेड भी जो है वो कमेटीज़ बनाई जाएंगी, जो एक पूरे फेयर तरीके से जो भी काम होंगे वहाँ पे उन दोनों में डिवाइड कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है इश्यूज रिलेटेड टू जम्मू कश्मीर स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन एंड डीज, ठीक है। ये क्लॉजेज है, ठीक है, क्लॉजेज है ये उसके अंदर। इश्यूज रिलेटेड टू कंपनीज कंस्टिट्यूटेड फॉर द existing state of Jammu Kashmir regarding the division of interests and shares and reconstitution of boards of directors, ठीक है। अब पहले तो जम्मू कश्मीर के लिए ही होता था ये सब, ठीक है। फिर अब क्या हुआ, यूटी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए अलग अलग से इंटरेस्ट और शेयर्स को डिवाइड किया जाएगा। ओके, सो ई पार्ट में क्या दिया हुआ है, इश्यूज रिलेटेड टू फैसिलिटीज़ इन सर्टन स्टेट इंस्टीट्यूशंस, और नेक्स्ट इज इश्यूज रिलेटेड टू एनी अदर मैटर, कोई भी दूसरा कोई मैटर है नॉट कवर्ड अंडर दिस सेक्शन, जो इस सेक्शन में नहीं दिया हुआ है, उसके लिए भी कमेटी बन सकती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात आती है, ठीक है। फिर अब यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे उसका आंसर दिया हुआ है, ये आप नोट डाउन करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले हमने पढ़ी सब सेक्शन 1, अब सब सेक्शन 2 है ये, ठीक है। देखो यहाँ पे सेक्शन 85 का सब सेक्शन 1 पढ़ा हमने, अब ये सब सेक्शन 2 है। सब सेक्शन 2 में क्या दिया हुआ है, यही आपके एग्जाम का क्वेश्चन बना हुआ है। द कमेटीज अपॉइंटेड अंडर सब सेक्शन 1, ठीक है। सब सेक्शन 1 के अंडर जो कमेटीज, ठीक है, ये रहा हमारा सब सेक्शन 1, और ये जो सारी कमेटीज जो हमने अभी बात की है, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी कमेटीज अपॉइंट हुई हैं, तो क्या बोल रहा है ये सब सेक्शन, अभी देख लेते हैं। कमेटीज अपॉइंटेड अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन की बात हो रही है ये, ठीक है, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। सबमिट देयर रिपोर्ट विदिन 6 months टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर, हु शैल एक्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सच कमेटीज विदिन अ पीरियड ऑफ 30 days, ठीक है। यही आपका क्वेश्चन था, ठीक है। तो फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग सच रिपोर्ट, ठीक है। तो ये कमेटीज़, देखिए ये तो आपके एग्जाम का क्वेश्चन बना हुआ है, मगर ये भी पूछ सकते हैं कि जो कमेटीज़ अपॉइंट हुई थी अंडर सब सेक्शन 1, तो उसमें जो रिपोर्ट सबमिट करने का जो प्रोविज़न था वो कितने टाइम में था, ठीक है। तो विद इन द 6 months जो कमेटीज़ बनी थी उनको अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करनी थी, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर, और वो जो कमेटी रिपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं उस पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर एक्शन लेंगे वो कितने दिन के अंदर लेंगे, वो 30 days के अंदर लेंगे, ठीक है। तो ये आपको सेक्शन क्लियर हुई होगी, ठीक है। आई होप ये जो बचा हुआ था आपका सेक्शन, ये मैंने आपको कवर कराया है, और आप इसको नोट डाउन करेंगे, बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 पे अभी हम चलते हैं। Question number 6 says that under the Jammu Kashmir Reorganization Act 2019, the total number of seats in the Legislative Assembly of the UT of Jammu Kashmir to be filled by person chosen by direct election shall be, ठीक है। तो इसका आंसर डायरेक्टली आपको दिख रहा है, दैट इज 107, ठीक है। तो 107 जो डायरेक्ट इलेक्शन से होती थी, फिर उसको इंक्रीज करने के बाद कितनी हो जाएंगी, वो 114 हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे आता है हमारा, who shall not vote in the first instance in the legislative assembly but shall have an exercise casting, ठीक है। ये कास्टिंग है, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, कास्टिंग है ये, ओके। कास्टिंग वोट इन द केस ऑफ एन इक्वालिटी ऑफ वोट्स अंडर द जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, ठीक है। तो आपको याद होगा अगर, तो मैंने आपको पढ़ाया था ये मैंने आपको पढ़ाया था कि जो स्पीकर है, ठीक है, जो स्पीकर है लेजिस्लेटिव असेंबली का, पहले तो उसको वोट करने का कोई भी अधिकार नहीं होता है, मगर इन केस अगर इक्वालिटी ऑफ वोट्स होती हैं, मगर अगर मतलब फॉर एग्जांपल कि अगर फेवर में भी 10 वोट्स है और अगेंस्ट में भी 10 वोट्स है, तो इस केस में डिसीजन हम कैसे लेंगे। तो इस केस में जो स्पीकर है या पर्सन एक्टिंग ऑन सच, मतलब कि अगर स्पीकर एब्सेंट है और उनकी जगह पे कोई और पर्सन अपॉइंट किया गया है स्पीकर के फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, तो उनको क्या होगा, फिर वो क्या होगा, राइट होगा कि वो अपना वोट एक्सरसाइज कर सकते हैं इन केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट्स, ठीक है। तो ये करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज स्पीकर और पर्सन एक्टिंग एज सच। ओके, ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, आप खुद देख सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हमारा एग्जाम जो आता है दैट इज असिस्टेंट कंपाइलर एंड केयर टेकर।
जो कि दिसंबर 2021 में हुआ था। ठीक है, तो इसकी क्वेश्चंस अभी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। So question number 8 here is, according to Jammu Kashmir Reorganization Act 2019, the quorum to constitute a meeting of the Legislative Assembly shall be dash of the total number of members of the Legislative Assembly whichever is greater। तो याद कीजिए, क्या ये मैंने आपको पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था कि क्वारम कितना होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली का क्वारम कितना होगा। अगर किसी को क्वारम नहीं पता है तो मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। क्वारम क्या होता है कि मिनिमम नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ जो मेंबर्स होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के, जो एक ऑफिशियल डिसीजन बनाने के लिए, ठीक है, जो ऑफिशियल डिसीजन लेने के लिए मतलब उतने मेंबर्स, मिनिमम मेंबर्स चाहिए होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, क्वारम बोलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके घर में 10 लोग हैं, ठीक है, 10 लोग हैं। अब आपके घर में क्या है, मतलब आपके घर में 4 भी लोग प्रेजेंट नहीं है, आपने कोई बड़ा डिसीजन लेना है घर का, तो 4 भी लोग प्रेजेंट नहीं है, तो आप हैं और एक और कोई सदस्य है आपके घर का, ठीक है, 2 ही मेंबर्स हैं, तो 2 मेंबर्स पूरे घर का डिसाइड नहीं कर पाएंगे ना, तो सबकी सहमति से होता है। ठीक है, तो मतलब कि मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स होने चाहिए, मतलब इतना क्वारम होना चाहिए। ठीक है, तो इतना क्वारम होना चाहिए कि आप क्या करें, उस ऑफिशियल डिसीजन को बना सके। ठीक है, तो इसका जो लेजिस्लेटिव असेंबली का जो क्वारम रहेगा वो कितने मेंबर्स रहेंगे, दैट इज़ 10 मेंबर्स और 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स। ओके, सो अगर फॉर एग्जांपल कि 100 मेंबर्स है तो इसमें से 10 मेंबर्स तो मिनिमम होने ही चाहिए अगर एक ऑफिशियल डिसीजन बनाना है। ठीक है, तो अगर 1/10 इसका लेंगे तो तब भी 10 ही आएगा। ठीक है, तो आप ये याद रखिए बेसिकली कि 10 मेंबर्स और 1/10 मेंबर्स जो होंगे वो क्वारम कंस्टिट्यूट करेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली का। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 सेज दैट अंडर सेक्शन 56, ठीक है, सेक्शन भी आपको याद रखनी है, बेशक ये आपके क्वेश्चन में है। ठीक है, तो घुमा के भी क्वेश्चन आ सकता है, मैं आपको बताऊंगी कैसे। तो अंडर सेक्शन 56 ऑफ जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द CM to communicate to the lieutenant governor of all decisions of the dash related to the administration of the affairs of the UT। तो याद कीजिए, ये मैंने आपको पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था। ठीक है, तो देखो ये मैंने खुद से क्वेश्चंस नहीं बनाए हैं, अगर आप खुद ये क्वेश्चन आप ये जो एग्ज़ाम्स है जो मैंने आपको बताए हैं इनके आप पेपर देखोगे जाके और वहाँ पे आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे एज सच। ये मैंने खुद से नहीं फ्रेम किया है, ये आपके एग्जाम्स के क्वेश्चन है और आप देख सकते हो कि मैंने आपको पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया। ओके, सो अंडर सेक्शन 56 ऑफ जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, तो ये ड्यूटी होती है CM की कि वो सारे के सारे जो अफेयर्स हैं UT के, जितने भी काम जो वो डिसीज़न ले रहे हैं, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को कम्युनिकेट करने के ये CM के क्या होती है, ड्यूटी होती है। मगर किसके डिसीज़न, दैट इज़ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जितने भी डिसीज़न हैं उनको कम्युनिकेट करना लेफ्टिनेंट गवर्नर को, तो ये किसकी ड्यूटी रहती है, चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी रहती है। ओके, सो अभी क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है गाइस, अगर एग्जामिनर और इसको डिफ़िकल्ट करना चाहे और वो करेगा भी। ओके, सो आपको याद रखना है कि सेक्शन ऐसे बोल दे, ठीक है, क्वेश्चन ऐसे बोल दे आपको कि अंडर विच सेक्शन ऑफ जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ CM टू कम्युनिकेट टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, तो ऐसे दिया हो तो कौन से सेक्शन होगी वो, सेक्शन 56। तो ऐसे भी बना सकता है ये किसकी ड्यूटी है। ठीक है, तो CM तब उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वो कम्युनिकेट किसको करेगा, एक ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, तो उसका आंसर तब लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा। ओके, तो हर तरीके से आपने देखना है कि किस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है और हम अगर ये घुमा के थोड़ा पूछ ले तो हम तब भी उसको टैकल कर पाएँ। ठीक है, तो मेरा एम यही है, क्वेश्चन चाहे जो भी हो, आपका जो अगर मेन कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सारे क्वेश्चन करके आओगे। बिल्कुल। सो क्वेश्चन नंबर 10 पे अभी हम चलते हैं। विच पार्ट ऑफ द जम्मू कश्मीर एक्ट 2019 इज इंटाइटल्ड एज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर स्टेट की रीऑर्गेनाइजेशन के साथ कौन सा पार्ट डील करता है। ठीक है, तो आपको पार्ट्स भी पता होने चाहिए कि ये वाला पार्ट कौन से मतलब किस चीज़ से डील करता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो है ए पार्ट हो जाएगा, दैट इज़ पार्ट सेकेंड। ओके, तो अभी ऐसे ही यहाँ पे जम्मू कश्मीर का पूछा है तो लद्दाख का भी पूछ सकते हैं ना, तो हर तरीके से आपको पढ़ के जाना है। ओके,
सो क्वेश्चन नंबर 11 अगर हम बात करते हैं, सो प्रोविजंस टू सर्टर कॉर्पोरेशंस एंड एनी अदर मैटर्स इज गिवन अंडर विच पार्ट ऑफ द जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। देखो अभी तो हमने ये पार्ट डिस्कस किया, पार्ट 12, और उसमें हमने सेक्शन भी डिस्कस किए। देखो वहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर उठा रहा है, इसलिए मैंने पहले ही आपको वो सारा जो भी पार्ट है उसकी सेक्शंस हैं, सब सेक्शन हैं, क्लॉजेज हैं, वो मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, अब उसमें से कोई भी क्वेश्चन बने आप उसको छोड़ने वाले मेरे से नहीं हो। ठीक है, मुझे पूरा यकीन है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, पार्ट 12 हो जाएगा। ठीक है, तो जिसने वो चीज़ अच्छे से सुन ली थी वो खुद ही इसका आंसर मार्क कर लेगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो किस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन बना रहा है, तो पूरी तरीके से लेके चलेंगे इसको। तो अभी हम एग्ज़ाम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ JKPSI। ठीक है, JKPSI में भी इसकी रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे, तो हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखो मेरा इन क्वेश्चंस को लिखने का यहाँ पे मकसद क्या है। देखो रिपीटेड क्वेश्चन जो JKPSI में ना, वो बाकी जो आपके प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन जो हुए हैं, जो मैंने आपको पीछे कराए, तो आप देख सकते हो जो पहला ही क्वेश्चन मैंने आपको कराया ये रिपीट हुआ है। ठीक है, तो मतलब ये है कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट होते हैं गाइस, इसलिए आपको उनके रिलेटेड जितना भी फैक्ट्स हैं, जितने भी फैक्ट्स हैं, जिस तरह से भी आपको सारे लर्न करने हैं। ठीक है, तो आपने खुद देखा कि ये क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये एक और क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि प्रीवियस ईयर MCQs आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, होते हैं, होंगे, और ये सीरीज़ आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 रिसीव्ड असेंट फ्रॉम द प्रेसिडेंट। देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो ऑप्शंस में है ना, देखो मैंने अपने चैनल पे भी जो जीके के जो प्रीवियस ईयर MCQ हैं मैंने वहाँ पे सीरीज स्टार्ट की है, अभी एक ही वीडियो वहाँ पे अपलोड हुई है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। उसमें मैं सारे ही क्वेश्चन करा रही हूँ, यहाँ पर मैं टॉपिक वाइज करा रही हूँ ना, बिकॉज यहाँ पर मुझे लेक्चर्स भी प्रोवाइड करने हैं। ठीक है, तो वहाँ पर मैं जीके के सिर्फ MCQ जो प्रीवियस ईयर MCQs हैं प्लस उसके जो हमारे ऑप्शंस हैं अगर वो रेलिवेंट हैं तो उसको भी मैं वहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, इससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सकती है। ओके, सो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 रिसीव्ड असेंट फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑन। ठीक है, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ दैट इज़ 9 अगस्त। ठीक है, तो बनाना उस ऑप्शन में से ही क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह से देख के जाएंगे हम। अब आ जाता है हमारा SF 2021 द जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि कितनी सेक्शंस हैं उसमें। ठीक है, तो आपको पता ही है 103 सेक्शन है। ठीक है, तो ये 103 सेक्शन अगर किसी को पता होगा, याद होगा, तो सारे के सारे ऑप्शन एलिमिनेट कर देगा, ऑप्शन 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगर आप 5 शेड्यूल करते हैं तो 2 ऑप्शन में आप फंस जाते हैं, मगर अगर आपको 103 सेक्शंस पता है, ठीक है, मैंने आपको बताया भी था 103, 14 और फिर क्या आ जाएगा 5। ठीक है, इस तरह से ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि 14 पार्ट्स होते हैं, 5 शेड्यूल हैं, 103 सेक्शन है। अगर किसी ने वो लेक्चर देखा होगा इसकी जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पे, तो आप इजली इस क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाती है हमारी बात क्वेश्चन नंबर 14 की। एज पर द जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 हाउ मैनी वीमेन रिप्रेजेंटेटिव्स कैन बी नॉमिनेटेड टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द UT ऑफ जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो ये भी मैं आपको क्वेश्चन करा चुकी हूँ। देखो जो भी इम्पॉर्टेंट है ना वो मैं आपको वहाँ पे मैंने आपको बताया भी है कि ये चीज़ आपकी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो बताएंगे आप मुझे कि ये कौन सी सेक्शन में दिया हुआ है कि वुमेन को जो रिप्रेजेंटेशन देनी है। ठीक है, तो पहले तो आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, अगर किसी को पता है तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। देखो अगर आप भी कम्युनिकेट नहीं करोगे, मतलब ऐसे तो कैसे ही कम्युनिकेट हम करेंगे, मगर अगर आप इंटरेक्ट नहीं करोगे तो मुझे लगेगा कि मेरे लेक्चर्स आप देखते नहीं हो या आपको कोई मतलब इसमें कुछ आपको वैल्यू नहीं मिल रही है। ठीक है, तो अगर आप भी अपना रिस्पांस दोगे तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि नहीं स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट है, तो मैं इनको और अच्छे से बेहतर पढ़ा सकती हूँ। ठीक है, तो आप जो भी आपको अगर क्वेश्चन आता है तो कमेंट सेक्शन में आप उसको लिख दो। ओके, तो एज़ पर द जम्मू कश्मीर तो कितनी वुमेन को रिप्रेजेंटेशन जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर दे सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो कितनी दे सकते हैं। ठीक है, तो कितने दे सकते हैं 2। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये कौन सी सेक्शन में है क्या बता सकते हैं मुझे, सेक्शन कौन सी है इंपॉर्टेंट हो सकती है, वहाँ पे पूछा जा सकता है कि ये कौन सी सेक्शन में दिया हुआ है कि 2 वीमेन को नॉमिनेट कर सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, मगर करेगा कौन, लेफ्टिनेंट गवर्नर करेंगे। ठीक है, तो सेक्शन 15 है आई थिंक। ठीक है, तो क्रॉस चेक कर लेंगे, मगर सेक्शन 15 ही है जहाँ तक मुझे याद है।
सो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं हम। ए लिस्ट ऑफ ऑल द सेंट्रल लॉज एंड मेड एप्लीकेबल टू द यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर इज प्रोवाइडेड अंडर विच शेड्यूल टू द जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। तो याद कीजिए, ये मैंने आपको पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। देखो सभी कुछ मैंने आपको पढ़ाया है, जो एक आधा क्वेश्चन है जो मैंने नहीं कराया वो मैं यहाँ पे आपको डिटेल में मैंने आपको डिस्कस कर लिया। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, शेड्यूल 5। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 हैज़ इंट्रोड्यूस सर्टन चेंजेस इन द स्टेट एंड द यूटी सेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंगली विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन अमेंडेड। ठीक है, तो ये वाली मैंने आपको ये तो पढ़ाया था कि यहाँ पे 3rd शेड्यूल में ऐसे लिखाया था मैंने आपको, यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ठीक है, तो आप उसमें एक लाइन और ऐड ऑन कर लेंगे, ये वाली लाइन की अमेंडमेंट टू द डिलिमिटेशन ऑफ द असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑर्डर 1995। ठीक है, तो ये अमेंडमेंट के रिलेटेड जो शेड्यूल है तो वो कौन सा है, दैट इज ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 17 पे अभी हम चलते हैं। एज पर द जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 एंड एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होगा यूटी के लिए, will be appointed under Article 239 of the Constitution of the India for the UT of Jammu Kashmir and she shall be designated as। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर यूटी में जो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होगा, ये आर्टिकल भी याद रखिएगा, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। आर्टिकल 239 के अंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर जो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होगा उसको किस नाम से जाना जाएगा, क्या उसको यूटी एडमिनिस्ट्रेटर बोलेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलेंगे, डेप्यूटी गवर्नर बोलेंगे या एडवोकेट जनरल बोलेंगे, तो मैं नहीं बताऊंगी इसका आंसर, बिल्कुल नहीं बताऊंगी। ठीक है, तो आंसर करेंगे आप कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बिल्कुल। सो हो गई है, नहीं अभी नहीं हुई है आपकी वीडियो ख़त्म। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा डोज है, ठीक है, जो आपकी तैयारी को और बूस्टअप करेगा। ठीक है, तो देखना चाहते हैं अब क्या है इसमें, चलिए देखते हैं अभी। सो मैं आपके लिए लेके आई हूँ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। ठीक है गाइज, आपको पता है कि आपके एग्जाम में एक इंग्लिश पोर्शन भी है। ठीक है, तो अगर आप इंग्लिश की बात करते हैं और ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स और वोकैबुलरी गाइज, चाहे आप रीजनिंग कर लो, ठीक है, आप रीजनिंग कर लो। ठीक है, आपकी रीजनिंग में एक टॉपिक है एनालॉगी। ठीक है, एनालॉगी, जब तक आपको उन वर्ड्स का मीनिंग पता नहीं होगा तब तक आप उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट नहीं कर सकते हो। जब मीनिंग आएगा तो आप क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट कर लोगे। ठीक है, चाहे वो फ्रेजेस वाला हो, ठीक है, इडियम और फ्रेजेस वगैरह हो। ठीक है, तो उसमें भी मीनिंग्स का रोल रहता है। आल्सो मैं इडियम और फ्रेजेस को भी इंक्लूड करती जाऊँगी साथ साथ में। ठीक है, तो हर स्लाइड मतलब हर लेक्चर में हम कुछ ना कुछ नया ऐड करते रहेंगे हम। ठीक है, तो साथ में हम उसको जो प्रीवियस स्लाइड होगी उसको भी हम रिवाइज करते चलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये लर्न कराऊंगी मैं, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे दोनों। और क्या करेंगे फिर हम, ताकि हमारे जो एग्ज़ाम तक जो हमारी वोकैबुलरी है ना वो अच्छे से बिल्डअप हो जाए। ठीक है, तो मैक्सिमम जो है हमारी वोकैबुलरी बिल्डअप हो जाए जितना भी हो सकता है। ठीक है, और वोकैबुलरी आपके बहुत यूज़ आती है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, रीजनिंग हो, वहाँ पे भी वोकैबुलरी आपको चाहिए ही, वहाँ पे भी सिनोनिम और एंटोनिम के बेस पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपके जो वोकैबुलरी है एक दिन में नहीं होती गाइस, ये ऐसी चीज़ें हैं, इडियम्स और फ्रेजेस हो गया। ठीक है, इडियम और फ्रेजेस जो हो गया, एक सेकेंड, इडियम और फ्रेजेस हो गया, जो वोकैबुलरी है आपकी, सिनोनिम और एंटोनिम हो गई, ये एक दिन में नहीं आएंगे। ठीक है, करंट अफेयर हो गया, ये ऐसा नहीं हो सकता कि एक दिन आप बैठे और पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा, ये ऐसे आ ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये विद द टाइम प्रोसेस होगा। तो धीरे धीरे करके जो हम वर्ड्स करेंगे उनको आप रिवाइज करने की कोशिश कीजिए और उनको रिटेन करने की कोशिश कीजिए। जैसे इंट्रैपिड, हम पहला वर्ड लेते हैं यहाँ पे इंट्रैपिड। ठीक है, इंट्रैपिड का अगर हम मीनिंग की बात करते हैं तो वो होता है विदाउट एनी फियर ऑफ डेंजर। ठीक है, जिसको खतरे से डरना लगता हो, जो डरता ना हो, तो जो डरता ना हो उसको क्या बोलते हैं, जैसे आप लोग सब हो जो किसी भी चीज़ से डरते नहीं हो उसको बोलते हैं ब्रेव। ठीक है, तो आप सब भी बहुत ब्रेव हो। ओके, सो ऑडेशियस, वेलिएंट, डॉन्टलेस, ये सारे के सारे इसके क्या आ जाएंगे, सिनोनिम्स आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या क्या आ जाएंगे, ब्रेव आ जाएगा, ओडेशियस आ जाएगा, वेलिएंट आ जाएगा और डॉन्टलेस आ जाएगा। ठीक है, तो आप ब्रेव की जगह पे आप कौन से वर्ड यूज़ कर सकते हो, ब्रेव की जगह पे आप किसी को बोल सकते हैं यू आर डॉन्टलेस। ठीक है, तो इस तरह से बोल सकते हैं यू आर इंट्रैपिड, आई एम इंट्रैपिड। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप इसको अपनी कन्वर्सेशन में, ठीक है, अगर आप व्हाट्सएप चैट कर रहे हैं, टेलीग्राम पे कर रहे हैं, तो आप इस तरह से कुछ
जो वर्ड्स है जो आप सीख रहे हो उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इससे आपको ज़्यादा रिटेन रहेगा। फिर इसके एंटीनम्स क्या आ जाएंगे, इसके अपोजिट मीनिंग क्या आ जाएंगे। टिमिड आ जाएगा, ठीक है, जो शाई हो, जो डरता हो, इजीली डर जाता हो। मीक, ठीक है, जो कम बोलता हो। कोबार्ड, ठीक है, जो कायर बोलेंगे, ठीक है, जो डरता हो बेसिकली, ठीक है। तो जो ब्रेव है उसका उल्टा क्या आएगा, जो डरता वगैरह है ना। तो इसमें एंटीनम क्या आ जाएंगे, दैट इज टिमिड, मीक एंड कोवार्डली। ओके, सो नेक्स्ट आ जाता है हमारा एडवोकेसी, ठीक है। तो एडवोकेसी का मतलब क्या होता है गाइस, यहाँ पे द गिविंग ऑफ पब्लिक सपोर्ट टू एनी आइडिया। तो मतलब इसका है कि किसी को समर्थन देना, ठीक है, किसी को भी समर्थन अगर आप देते हो तो इसको एडवोकेसी बोलते हैं। और उसके अदर जो सिनोनिम्स आ जाएंगे दैट इज कंसेंट, असेंट एंड कंकरेंस, ठीक है। तो असेंट अभी हमने देखा कि जो बिल को जो असेंट दिया था गवर्नर ने वो 9 अगस्त 2019 में दिया था, ठीक है। तो असेंट वर्ड आया था ना वहाँ पे। असेंट क्या होता है, जब आप ऑफिशियली किसी चीज़ को अप्रूवल देते हो उसको असेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप देखोगे कि एडवोकेसी के जो सिनोनिम है दैट इज कंसेंट, असेंट, कंकरेंस। ओके, सो और इसके अपोजिट में क्या आ जाएगा, देखो, किसी को समर्थन देना, किसी को एग्री करना, किसी को अप्रूव करना। तो उसके अपोजिट में क्या आ जाएगा, डिस्करेज करना, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना। क्या करना, डिस्करेज करना, प्रोटेस्ट करना, ठीक है, उसके साथ एग्री नहीं होना, ठीक है। तो इस तरह से इसके कुछ एंटीनम्स आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज मिर्थ, ठीक है। हम हैप्पीनेस तो बड़ा पढ़ते हैं, ठीक है, तो हमने कभी मिर्थ सुना नहीं होता है। तो मिर्थ का मतलब होता है एक्सट्रीम हैप्पीनेस, ठीक है, बहुत ज़्यादा जब खुशी होती है तो उसको क्या बोलते हो, मिर्थ बोलते हो, ठीक है। कॉमन वे में ये वर्ड्स हम यूज़ नहीं करते इसलिए हमें वोकैबुलरी आती नहीं है, ठीक है। सो मिर्थ क्या होता है, एक्सट्रीम हैप्पीनेस होती है। तो इसके सिनोनिम आ जाएंगे मैरीमेंट, ग्ली, हिलारिटी, ठीक है। हिलारिटी फिर भी थोड़ा फैमिलियर वर्ड है, सुना होता है हमने। और इसके अपोजिट में क्या आ जाएंगे, ग्लूम और माइजरी, ठीक है। दुख आ जाएगा, जो है गम आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अपोजिट में क्या आ जाएगा, ग्लूम और माइजरी, ठीक है। क्लियर हुआ, मज़ा आया पढ़ने में, नहीं आया मज़ा, आना चाहिए यार। सो मज़ा आए या ना आए, पढ़ना तो है ही, है ना, एग्जाम तो क्लियर करना ही है। तो अभी मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक मोटिवेशन कोट। ओके, सो फॉरगेट व्हाट हर्ट यू बट नेवर फॉरगेट व्हाट इट टॉट यू। देखो कितनी अच्छी लाइन लिखी है, ठीक है। कुछ भी चीज़ हमें हर्ट करती है, ठीक है। तो इस एज में तो बेसिकली जो ब्रेकअप्स होते हैं वो ज़्यादा हर्ट करते हैं, ठीक है। तो जोक्स अपार्ट यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, अगर किसी भी चीज़ से आपको हर्ट हो रहा है तो उसको भूल जाओ, ठीक है। जो हर्ट हुआ है उसको भूल जाओ, मगर जो वो आपको दुख या जो भी पीड़ा जो आपको सिखा के गई है मगर उसको कभी मत भूलो, ठीक है। तो क्या होता है बेसिकली, जब भी हमें किसी चीज़ से दुख होता है ना, जो भी चीज़ हमारी ज़िंदगी में चैलेंज लाती है, ठीक है, जो हमें लगता है कि यार इट्स हार्ड टू डील विद इट, ठीक है। तो उस समय क्या होता है, हम उस दर्द पे ही ज़्यादा फोकस करते हैं मगर वो कुछ ना कुछ हमें सिखाने की कोशिश करता है, ठीक है। वो क्या करता है, कुछ ना कुछ वो टाइम हमें सिखाने की कोशिश करता है। वो एक ज़िंदगी का लेसन होता है जो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज हमारी आगे वाली लाइफ में वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेरी बात मानिएगा, क्योंकि मैंने ये खुद देखा है, मैं खुद सीखती हूँ और अपनी लाइफ में आगे अप्लाई करती हूँ, इसलिए मेरी लाइफ एक बेटर दिशा की ओर बढ़ रही है। और मैं चाहती हूँ कि मेरे लर्नर्स की भी लाइफ एक बेटर दिशा में बढ़े। तो मैं आपको बोलती हूँ कि जो हर्ट हुआ है ना उसको आप भूल जाओ, ठीक है। ईजिली नहीं होता है, कहना आसान होता है, मगर आप उस पे फोकस ना करके, हर्ट पे फोकस ना करके आप ये चीज़ देखो कि जो आपको ये मतलब ये दर्द है जो सिखा क्या रहा है, ठीक है। तो ये जो सिखा रहा है ना बस उसको सीख लो, अगर वो आपने सीख लिया तो वो दर्द भी अच्छा है, ठीक है। बोलते हैं ना दाग अच्छे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप अगर सीखते हुए जाओगे ना गाइस, अगर आप लर्निंग एटीट्यूड रखोगे हर चीज़ पे कि ये चैलेंज मुझे क्या सिखा रहा है, तो आप एक ज़िंदगी में अच्छे भविष्य की तरफ बढ़ोगे, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं आज के लिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलती हूँ आपके साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, सबको दुआएं दीजिए और मेरी दुआएं आपके हमेशा साथ है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।